तो जो आज हम बात करेंगे एडमिशन के ऊपर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें मिलता है। तो इस वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कितने तरह के होते हैं, एडमिशन कौन कौन कर सकता है, इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या है। तो जो कॉन्सेप्ट है एडमिशन का वो फ्रॉम सेक्शन 17 to 31 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब 17 से लेके 31 तक जो है इसका कॉन्सेप्ट मिलता है हमें देखने को, जिसमें कन्फेशन भी इंक्लूड हो जाता है 24 से। अब अगर हम बेयर प्रोविज़न की बात करें सेक्शन 17 की, तो सेक्शन 17 क्या कहता है, उसकी हेडिंग है एडमिशन डिफाइंड। तो एडमिशन क्या है कि एनी स्टेटमेंट विच इज ओरल और रिटन which suggest any inference of any fact in issue or relevant fact which is made by the party or any other person means अगर हम दूसरे शब्दों में देखें एडमिशन, तो कोई भी स्टेटमेंट वो ओरल हो या रिटन हो जो एक पार्टी जो है अपने केस के फैक्ट के बारे में बताती है। मीन्स कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, चाहे वो ओरल हो रिटन, जो कि पार्टी होगी सूट की या केस की, वो अपने केस के बारे में बताएगी, वो क्या है, एडमिशन है। दूसरे लैंग्वेज देखें या दूसरी डेफिनेशन हम बात करें तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। क्या एक एडमिशन है किस चीज़ का, स्टेटमेंट है किस चीज़ का, फैक्ट का, जो which waives and dispense with the production of evidence by conceding the fact asserted by the opponent is true। स्टेटमेंट मीन्स एडमिशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपको एविडेंस देने से मना करता है, मीन्स आपको छूट प्रदान करता है, आपको डिस्पेंस कर देता है, आपको वेव ऑफ कर देता है। किस चीज़ के लिए, कि जो अपोनेंट पार्टी कह रही है वो सही है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही एडमिट हो चुका होता है। फिर क्या है कि ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। मीन्स व्हाट आर द रीजंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन एज अ एविडेंस इन द कोर्ट। कई सारे। जो पहला रीजन है क्या है, वो एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ। अभी हमने इसके पहले थोड़ी सी बात की थी। एडमिशन क्या है, एक वेवर ऑफ प्रूफ की बात कर रहे हैं। वेवर ऑफ प्रूफ मीन्स अगर कोई भी फैक्ट एडमिट हो चुका है तो आपको उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अगर हम अभी आगे देखेंगे सेक्शन 58 ऑफ द सेम एक्ट व्हिच प्रोवाइड्स दैट द फैक्ट्स व्हिच इज एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। मीन्स वो सारे फैक्ट जो कि पार्टी ने बिफोर सूट, ड्यूरिंग सूट एडमिट कर लिया हो, उसको हमें उसका क्या कहते हैं, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रीज़न क्या है इसको एडमिसिबल बनाने का, एज अ एविडेंस स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। मीन्स एडमिशन जो है एक तरह से देखा जाए तो वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। हालांकि सेक्शन 17 में कहीं ये नहीं बताया गया है कि जो एडमिशन होगा वो हमेशा सेल्फ हार्मिंग होगा या सेल्फ प्रिजर्विंग होगा। अभी हम इसकी बात करेंगे कि सेल्फ हार्मिंग कौन सा होता है, सेल्फ प्रिजर्विंग कौन सा होता है। दूसरा रीज़न क्या है, एडमिशन एज अ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आपने अपने प्लेंट में, आपने सूट में कुछ कहा है और आप एडमिट को दूसरा कर रहे हैं। तो तीसरा रीज़न क्या था, यही कि एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। फोर्थ वन, एडमिशन एज अ एविडेंस ऑफ ट्रूथ। मीन्स आप कोई भी चीज़ अगर एडमिट कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि आपने कुछ अपने बारे में या तो सही या तो गलत। मीन्स आप कोशिश, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपने बारे में ऐसा कुछ स्टेटमेंट देगा जो कि आप खुद ही फंस जाए। उसके बाद बात आती है कि एडमिशन जो है हमारा एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है। किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ हियरसे का। मीन्स रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। देखते हैं कि अगर हियरसे एविडेंस की बात होती है तो हमारे एविडेंस एक्ट में उसे एक्सक्लूड किया गया है, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल। वन ऑफ देम इज एडमिशन। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से कुछ उधार लिए हैं, कुछ पैसे उधार लिए हैं और मेरा एक फ्रेंड दूसरा है, मैं उससे ये कहता हूँ
कि मैंने उससे इतने पैसे उधार लिए थे। मैंने उससे बोल दिया, हमारे बीच की बात थी। तीसरा पर्सन भी खड़ा हुआ था वहीं, जो कि उसका रिलेटिव था जिससे मैंने पैसे लिए थे। अब वो जो तीसरा पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है वो जाके एडमिशन कर सकता है या स्टेटमेंट दे सकता है, जो कि वो क्या मानी जाएगी, एज एडमिशन मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सुनी सुनाई बात होती है, इसलिए हियर से यहाँ एक्सेप्शन है और उसे एडमिशन में इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं कि कितने तरह के एडमिशन होते हैं, या फॉर्म्स ऑफ एडमिशन, काइंड्स ऑफ एडमिशन, या फिर टाइप्स ऑफ एडमिशन। तो पहला जुडिशियल, या जिसे हम फॉर्मल एडमिशन कहते हैं। सेकेंड में जी एक्स्ट्रा जुडिशियल, जिसे हम इनफॉर्मल एडमिशन कहते हैं। तो जो जुडिशियल एडमिशन होता है वो कौन सा होता है? जब कोई पार्टी ड्यूरिंग द सूट कोई भी चीज़ एडमिट करती है तो वो कौन सा है? जुडिशियल। जुडिशियल एडमिशन जो होता है वो पार्टी के ऊपर फुली बाइंडिंग होता है। और दूसरा जो है हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल, जिसे इनफॉर्मल कहते हैं, वो हम किसी ऐसी जगह बोल देते हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं जैसे कि डेली का हमारा कोर्स ऑफ बिजनेस हो या फिर और किसी भी तरीके से। बट जो ये एविडेंस होता है या जो ये एडमिशन होता है इनफॉर्मल, ये फुली बाइंडिंग नहीं होता है। किस पर? पार्टीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इसे हम बोलते हैं, या हम कहीं रिटन या हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आप खुद शॉपकीपर हैं या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आप करते हैं जिसका डेली आप अपने डायरी में नोट डाउन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप उसे लिखे होते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा? एडमिशन माना जाएगा, क्योंकि आपने नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ में आपने उसे लिखा हुआ था उस चीज़ को। इसलिए क्या माना जा रहा है? वो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर और इनफॉर्मल एडमिशन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द कोर्ट आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड की थी। अब क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या साइलेंस अमाउंट्स टू एडमिशन, मीन्स क्या शांत रहना भी एडमिशन माना जाता है? तो इसका आंसर है यस। सेक्शन 8 आपने पढ़ा होगा, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, आपका मोटिव, आपका कंडक्ट और एक चीज़ और है इसमें। जो एक सेक्शन 8 में एक इलस्ट्रेशन है जी, जिसमें ये बताता है आपका कंडक्ट क्या शो कर रहा है। मीन्स आप योर एक्टिव एंड पैसिव कंडक्ट इज ऑल्सो एन एडमिशन। जो क्वेश्चन था हमारा कि वेदर साइलेंस अमाउंट्स एडमिशन, तो इलस्ट्रेशन जी है जो हमारे पास सेक्शन 8 की, वो उसका आंसर देती है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्राइम होता है, मैं वहाँ रहता हूँ, आप वहाँ रहते हैं, या ए और बी वहीं प्रेजेंट रहते हैं। बी कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ए कि हमने पुलिस को बुलाया है, और अभी जिसने भी क्राइम किया है उसका भी पता चल जाएगा। इस स्टेटमेंट को सुनते ही ए वहाँ से निकल जाता है। उसका कंडक्ट यहाँ क्या शो किया? उसका जाना ही, मीन्स वो शांत था, कुछ बोला नहीं, वहाँ से चला गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरह से एडमिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एडमिशन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। तो सेक्शन 18 to 20 बताई गई हैं चीज़ें, या बताए गए हैं वो लोग जो कि एडमिशन कर सकते हैं। पहला वो कौन होगा? पार्टी टू द सूट और द प्रोसीडिंग। वो लोग जिनके बीच केस चल रहा है, या वो लोग जो केस फाइल किए हुए हैं, या जिनके बीच की प्रोसीडिंग चल रही है। दूसरा कौन से लोग होंगे? कोई भी ऐसा एजेंट जिसे पार्टी ने ऑथराइज किया है। तीसरे कौन होंगे? कोई भी ऐसा सूट हुआ है या आपने किया है या आपके ऊपर हुआ हो, और वो कैसे किस नेचर का हो? वो रिप्रेजेंटेटिव सूट के कैरेक्टर में हो या उस नेचर में हो, तो जो उस कैरेक्टर को मेंटेन कर रखे हैं वो भी क्या कर सकते हैं? एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऐसा पर्सन है या कोई भी ऐसी पार्टी है या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनका प्रोप्राइटरी या पेक्यूनरी इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, दे आल्सो एंटाइटल्ड टू एडमिट द फैक्ट, मीन्स वो एडमिशन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा पार्टी या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसे लोग
जो कि एक इंटरेस्ट डिराइव करते हैं किससे, अदर पार्टी से, वो भी एडमिशन कर सकते हैं। कौन और है, और कौन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी लायबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है, मींस कोई ऐसा थर्ड पर्सन भी है, अगर उसकी लायबिलिटी बनती है सूट में, जिसकी वजह से सूट को क्या करते हैं, आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी प्रोसीडिंग को आगे किया जा सकता है, उस पर्सन से भी क्या हो सकता है, वो एडमिशन करने के लिए इंटाइटल्ड है या कैपेबल है। अब एक बात आती है सेक्शन 20 की, जिसमें हमारे सामने कभी भी क्वेश्चन होता है कि क्या स्ट्रेंजर जो होता है वो भी एडमिशन कर सकता है, तो सेक्शन 20 इसका आंसर देता है कि हाँ, वो भी आंसर कर सकता है। मींस एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास जिसमें ये ए होता है और बी, एक हॉर्स की डीलिंग होती है, तो बी कहता है कि क्या हॉर्स साउंड बाउंड का है, ए कहता है गो एंड आस्क द सी। नाउ हियर द सीज स्टेटमेंट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्टेट एडमिशन। अब यहाँ तक कि हमने ये बात समझी कि एडमिशन क्या होता है, एडमिशन कितने तरह के होते हैं, एडमिशन कौन कौन कर सकता है। एक क्वेश्चन फिर से अराइज होता है यहीं पर कि जो एडमिशन है वो किस नेचर का होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा या सेल्फ सर्विंग या फिर सेल्फ प्रिजर्विंग। सेल्फ सर्विंग और सेल्फ प्रिजर्विंग दोनों सेम है। इसके लिए हमें सेक्शन 21 पर जाना पड़ेगा। सेक्शन 21 जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। जो सेक्शन 21 का फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि जो भी एडमिशन होगा वो कौन सा होगा, सेल्फ हार्मिंग होगा, मींस अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। जो भी एडमिशन कर रहा है या जो कोई भी एडमिट कर रहा है किसी फैक्ट को, वो उसके अगेंस्ट होना चाहिए। सेक्शन 21 इसकी बात कर रहा है, सेक्शन 21 फर्स्ट पार्ट। अब एक्सेप्शन यही दी हुई है, जिस कंडीशन में या कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जहाँ एडमिशन हम सेल्फ सर्विंग भी कर सकते हैं, मींस अपने फेवर में भी हम एक एडमिशन कर सकते हैं, किसी भी फैक्ट को एडमिट कर सकते हैं। कौन कौन सी वो कंडीशन या एक्सेप्शन, 3 एक्सेप्शन दी हुई हैं सेक्शन 21 के सेकंड पार्ट में। पहली एक्सेप्शन, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक स्टेटमेंट दे रहा है, अगर वो मर जाता है तो उसकी स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगी एज अ थर्ड पर्सन, मीन जो कि सेक्शन 32 में रेलेवेंट होती है एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एक शिप है और उसका कैप्टन वो डेली अपनी डायरी मेंटेन करता है। क्यों मेंटेन? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करते हैं डेली कि आज शिप यहाँ है, आज इतने लोग हैं, कल इतने लोग थे, वो डेली मेंटेन करता है। शिप का एक्सीडेंट हो जाता है या शिप डूब जाती है। अगर शिप डूब जाती है या कोई भी नुकसान हो जाता है तो जो उसने डायरी मेंटेन की है जिसमें लिखा हुआ है कि शिप को बहुत अच्छे से देखभाल करके चलाया गया था, उसे प्रॉपर मेंटेन करके रखा गया था, तो उसका ये लिखना उसकी डायरी में उसके फेवर में काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि उसके अगेंस्ट उसकी स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी बात, दूसरा एक्सेप्शन क्या कहता है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बनाई गई है किसी ऐसे टाइम पर जो कि एग्जिस्टेंस था किस चीज़ का, स्टेट ऑफ माइंड या बॉडी का। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आपके पास कोई आता है, एक काउंटरफिट कॉइन लेकर आता है आपके पास, आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं और आप उसको सामने वाले से जाके जो कि उसका एक्सपर्ट होता है उससे पूछते हैं कि क्या ये कॉइन सही है, मीन्स असली है या नकली है। वो कहता था ठीक है असली है। तो इस स्टेटमेंट को जब भी कभी आपके ऊपर केस होगा कि आपने काउंटरफिट कॉइन को क्यों लिया या क्यों अपने कब्जे में, अपने पोजीशन में रखा, तो जैसा कि आपने पहले ही उसका क्या करते हैं, आप जांच करवा चुके होते हैं, तो उस स्टेटमेंट को आप अपने फेवर में ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैंने इस काउंटरफिट कॉइन की अच्छे से जांच करवाई थी, एक ऑथराइज्ड पर्सन से जांच करवाई थी और उसने कहा था सही है। तो क्या करेंगे, उसको हम अपने फेवर में उस स्टेटमेंट को वो पर्सन ले सकता है। तीसरी एक्सेप्शन क्या है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रेलेवेंट अदरवाइज दैन एज एन एडमिशन। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वो पर्सन बना रहा, मतलब दे रहा है,
जो कि एक एडमिशन नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट है। कहाँ रेलेवेंट है? इसी चैप्टर 2 में, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में ही, सेक्शन 5 to 55 के बीच में कहीं ना कहीं वो रेलेवेंट हो जा रही है। जैसे सेक्शन 6 की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिस्टे, प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्टे। सेक्शन 8 की बात करें हम, सेक्शन 11 की बात करें जो कि एज ए रेजिडरी क्लॉज है या रेजिडरी सेक्शन है, अगर इन सब कहीं भी वो स्टेटमेंट रेलेवेंट है तो आप उसको अपने फेवर में यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है सेक्शन 22 की कि एडमिशन कितना रिलेवेंट माना जाएगा। सेक्शन 22 कहता है कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट, मतलब कब हम ओरल एडमिशन करेंगे किस चीज़ का? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का, और वो कब रिलेवेंट माने जाएंगे। तो जो ओरल एविडेंस है उस किस चीज़ का? कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का, वो एडमिसिबल जनरली हम अलाउ नहीं करते हैं जब तक कि आप ये ना साबित कर दें कि आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास राइट है, आपके पास पावर है या आपकी ड्यूटी है कि आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। और सेकेंडरी एविडेंस किस हिसाब से दे सकते हैं? ऐसे कौन से सेक्शन 65 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आप यू आर एंटाइटल टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द फैक्ट, तब आप क्या करेंगे? ओरल एडमिशन दे सकेंगे किस चीज़ का? उस कंटेंट्स के, कौन से उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का, जब आप एंटाइटल्ड हैं किस चीज़ को? सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। तब सेक्शन 23 फिर आता है। सेक्शन 23 जो बात करता है हमारा, सिंपल से एक ही बात है, कम्युनिकेशन विदाउट प्रिजुडिस। मीन्स ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आप करें कि हम इस केस को सिविल प्रोसीडिंग के दौरान नहीं प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो कि सामने वाली पार्टी को प्रिजुडिस करे, मीन्स उसको अफेक्ट करे, उसके लिए बायस हो, आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। जो सेक्शन 23 है हमारा, वो मेनली सिविल केस में यूज होता है। इकलौता सेक्शन जो कि सेक्शन 23 है, ये कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, प्री और मेंस में। प्री में 23 से 2 क्वेश्चन आता है। पहला कि सेक्शन 23 को किस नाम से और जाना जाता है अदर देन द बेयर एक्ट, मीन्स बेयर हेडिंग, तो आंसर इज कम्युनिकेशन विदाउट प्रिजुडिस। और सेकंड क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट जो प्योरली सिविल में यूज़ होता है, तो वो है सेक्शन 23। अब हम बात करते हैं एडमिशन के एविडेंसरी वैल्यू की, कि एडमिशन कर तो लिया, एडमिट भी हो रहा है, रेलेवेंट भी है, तो इसका नेचर क्या है, इसका एविडेंसरी नेचर क्या है? तो एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट वो वर्क करता है एज अ स्टॉपेल। मीन्स आपने अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दी है कोर्ट में या कहीं भी रिकॉर्ड कर दी है, तो आपके ऊपर स्टॉपेल अप्लाई हो जाता है, आप उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी हमारे सामने, क्या जो हमारा ये एडमिशन है कभी पहले हमने किसी प्रोसीडिंग में कर दिया हो और वो बाद वाली प्रोसीडिंग में क्या एविडेंस माना जा सकता है या हमारे अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? एक क्वेश्चन हुआ है इसमें, विश्वनाथ वर्सेस द्वारका प्रसाद, जिसमें ये कहा गया था कि जो कोई भी आप या कोई ऐसा एडमिशन जो कि आपने अर्लियर सूट और प्रोसीडिंग में दिया हुआ है या रिकॉर्ड करवाया है, उससे आप सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। कौन सा केस था? द्वारका प्रसाद और विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद के केस में। फिर एडमिशन मेड बाय अ पर्सन इम्प्लेन्ड साइंड एंड वेरीफाइड बाय हिम may be used एविडेंस अगेंस्ट हिम इन अदर सूट्स। सेम चीज़, अगर कोई भी आपने ऐसा फैक्ट एडमिट किया हुआ है अपनी प्लेंट में और आपने उस पर साइन और बाकायदा वेरीफाइड किया हुआ है, तो आगे आने वाले सूट में या किसी भी प्रोसीडिंग में आपके अगेंस्ट वो एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। तो इसकी एविडेंस की वैल्यू क्या रही कि एज ए स्टॉपेल वर्क करता है।